सीएम पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे खटीमा। सीएम ने तहसील परिसर में जिले भर के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। खटीमा में चल रहे निर्माण कार्यों का भी लिया जायजा। खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात के बाद सीएम ने मंडी समिति का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए महत्वपूर्ण निर्देश। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज का कैबिनेट मंत्री ने किया लोकार्पण। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड की तरफ से राष्ट्रीय धुन पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। 2022 विधानसभा चुनावों पर हुई चर्चा। कैबिनेट मंत्री ने 2022 चुनाव को लेकर दिए जीत के मंत्र। और 2022 में विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में हुई महत्वपूर्ण बैठक। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। दरअसल केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ और यमुनोत्री में भी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। दारमा में जो बच्चे फंसे हुए हैं उनकी तबीयत खराब होने की खबर आ रही है। इन सब के बीच परिजनों ने सरकार से मदद की मांग की है, मदद की गुहार लगाई है। सरकार और प्रशासन हेलीकॉप्टर भेजने की मांग की जा रही है परिवार वालों की तरफ से, क्योंकि जो बच्चे दारमा में फंसे हुए हैं यहाँ पर पहुंचे हुए कई पर्यटकों के लिए मुसीबत का सबब बना। पहले केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ और यमुनोत्री में भी जमकर बर्फबारी हुई। यहाँ पर कई पर्यटक फंस गए, खासतौर से उनमें जो बच्चे हैं उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिल रही है। दारमा में कई बच्चे फंसे हुए हैं, कई परिवार फंसे हैं जिनमें बच्चे हैं। परिजन सरकार और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जाए ताकि उन बच्चों की तबीयत और ज्यादा आगे खराब ना हो सके। और इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रुक करते हैं, एक दर्दनाक हादसा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड में मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों का वाहन हादसे का शिकार हुआ है। इस हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दुखद खबर उत्तराखंड में, जहां मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों का वाहन हादसे का शिकार हुआ है। गाड़ी अनियंत्रित हुई और अनियंत्रित होने के बाद ये बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जो एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे हुए हैं। इस दौरान सीएम ने खटीमा तहसील परिसर में जिले भर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने खटीमा में चल रहे निर्माण कार्यों और सरकार की तरफ से की गई घोषणाओं पर क्या कार्रवाई की गई है, इस विषय पर अधिकारियों से संपूर्ण जानकारी ली। साथ ही साथ सीएम धामी ने कहा कि सरकार का गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का जो संकल्प है, इस संदर्भ में भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई है। दरअसल अन्य कार्यों की भी जानकारी लेने के लिए ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
सारे जो निर्माण के कार्य चल रहे हैं सबकी समीक्षा करी है और सभी अधिकारियों को कहा है कि जल्द से जल्द जो है कामों को पूरा करें और जो हमारा गड्ढा मुक्त का अभियान है वो गड्ढा मुक्त का अभियान पूरा करें। जो योजनाएँ हमारी 70% 80% हो गई होंगी जल्द से जल्द 10 नवंबर तक पूरा कर लें। जो काम शुरू है तो जल्दी से जल्दी उनको पूरा करने के लिए हमने कहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद सीएम धामी मंडी समिति भी पहुंचे, जहां उन्होंने धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इसके अलावा अधिकारियों को किसानों की तरफ से सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर लाई जा रही धान की फसल को जल्द तोले जाने के भी निर्देश दिए गए। वहीं सीएम ने खटीमा आश्रम पद्धति विद्यालय, एकलव्य विद्यालय के साथ ही निर्माणाधीन रोडवेज और पुराने अस्पताल में निर्माणाधीन सैनिक कैंटीन के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को 15 दिसंबर तक सभी निर्माण कार्य पूरे कर बिल्डिंग्स को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। सीएम ने सरकारी अस्पताल का भी निरीक्षण किया। इस बीच सीएम वहां मौजूद मरीजों से मिलकर उनका हालचाल पूछते हुए भी नजर आए। साथ ही सीएम ने मूंगफली के ठेले को रोककर मूंगफली का स्वाद लिया। खरीदारी कर दुकानदारों से उनका हालचाल पूछा। सीएम ने सभी निर्माण कार्य को 15 दिसंबर तक पूरा कर लेने का आदेश दिया है, ताकि जिन योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया है वो जनता को जल्द से जल्द समर्पित किया जा सके। मैंने आश्रम पद्धति, शहीद स्मारक, सरकारी अस्पताल हमारा और किसानों का इस समय धान की जो फसल है उसकी ठीक से तुलवाई हो, उसके लिए मैंने मंडी परिषद में जाके धान क्रय केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ एकलव्य विद्यालय हमारा जो यहाँ पर लंबे समय से यहाँ के जनजाति समाज के उसकी लगातार मैंने मांग उठाई थी और अब उसका निर्माण कार्य लगभग 70-80% हो गया है। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के अंतर्गत झूलाघर चौक में राष्ट्रीय ध्वज का कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लोकार्पण किया। इस मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड की तरफ से राष्ट्रीय धुन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण कराए जाने के बाद मिलिट्री बैंड ने राष्ट्रगान की धुन बजाई। राष्ट्रगान की धुन ने सभी का मन मोह लिया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के माल रोड के बीचों बीच राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाने की सभी को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की पहचान है। माल रोड के बीचों बीच इसे फहरता देखकर गर्व महसूस हो रहा है। हम सब लोगों को अपने देश की आन बान शान के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। साथ ही गणेश जोशी ने कहा कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा विकास प्रदेश में हुआ है, उतना ही मसूरी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने कहा कि मसूरी में पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे लेकर लगातार पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है। वहीं मसूरी में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार काम कर रहे हैं। जब से मसूरी की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है, मैंने उन पलों को, उन क्षणों को मसूरी की महान जनता की सेवा में लगाया है। मसूरी का विकास मेरी प्राथमिकता है। मसूरी के विकास की कड़ी में आज एक कड़ी और जुड़ी है। आज झूलाघर पर हमने 106 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का लोकार्पण हमने यहाँ पर किया। ये तो राष्ट्रीय गर्व का अवसर है। हम लोग माननीय मंत्री के स्वागत के लिए यहाँ आए हैं और MDDA ने जो ये 30.5 मीटर ऊंची फ्लैग का निर्माण करवाया है, यह एक हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक है, गौरव का दिन है और हम लोग बहुत ही खुश हैं। आज की तारीख में MDDA का नाम हुआ है और ये हमेशा हम रहे न रहे, लेकिन ये फ्लैग यहाँ पर हमेशा भारत का नाम रोशन करता है। 27 अक्टूबर सांसद लॉकेट चैटर्जी दिनेशपुर आगमन को लेकर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान ज्यादा से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में आने के लिए रणनीति बनाई गई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान मंदिरों में वो हिंदू परिवारों के साथ बदसलूकी और मारपीट करने की घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा के चुनावों में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में फिर से बनने जा रही है। अध्यक्ष जी हैं, उनकी अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई और मुझे भी बुलाया गया और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हुए।
कुछ जानकारी मिली है और कार्यकर्ताओं ने बताया, और बहुत अच्छी बात है कि पश्चिम बंगाल की हमारी सांसद और चुनाव की दृष्टि से जो हमारे प्रदेश की सह प्रभारी बनी है। वहीं 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। उत्तराखंड में इतिहास बदलने की तैयारी में सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है। अभी तक के इतिहास में कोई भी सत्तारूढ़ दल सत्ता बरकरार रखने में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन पूर्व में मिले जनादेश को आधार मानते हुए बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है। लिहाजा 5 नवंबर को पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे से पहले कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह के दौरे से पहले ही बीजेपी 30 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में जुटी है। 30 अक्टूबर को देहरादून में अमित शाह की जनसभा को विशाल रूप दिए जाने का खाका भी तैयार कर लिया जा रहा है और इसी क्रम में देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर बैठक की गई। इसमें मेयर सुनील उनियाल, पार्षदगढ़ जिला अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि 30 अक्टूबर को होने वाली गृह मंत्री की जनसभा को विशाल जनसभा का रूप दिया जाएगा। पहले महानगर के पार्षद का चुनाव लड़े हुए पदाधिकारियों की बैठक और जो अध्यक्षों की, और अभी महानगर के भारतीय जनता पार्टी के उसमें सब मिला के जो 20 तारीख को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका जो दौरा है, एक तो शहरी योजना का शुभारंभ उन्होंने करना है, दूसरा एक जनसभा है। चुनाव की ये पहली रैली जो हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं की जो परीक्षा होती है वो 5 साल में एक बार होती है और वो पास तो पास, फेल तो फेल। 1 नंबर से भी कभी कभी जो है हम फेल हो जाते हैं तो सरकार से हमें बाहर रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि जो रैली है रैली एक भव्य हो और भव्य के लिए भव्य तैयारियां भी हमें इसके लिए करनी पड़ेगी। इधर बाजपुर चीनी मिल के खेल मैदान में बीसीएसएफ इंटर कॉलेज की तरफ से न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन हुआ। खेल महाकुंभ में कई छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग लिया। दरअसल कोरोना वायरस के कम होने के बाद खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल कुंभ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ चीनी मिल के सीसीओ डॉक्टर राजीव और उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान उपखंड शिक्षा अधिकारी प्रेमा बिष्ट ने कहा कि न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ में खो खो, कबड्डी, दौड़ और वॉलीबॉल खेल सम्मिलित किए गए हैं, जबकि ब्लॉक स्तरीय खेल महाकुंभ में फुटबॉल और बैडमिंटन खेलों को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ कराने का मुख्य उद्देश्य बच्चों में छिपी खेल प्रतिभाओं को आगे लाना है। वहीं चीनी मिल के सीसीओ डॉक्टर राजीव ने कहा कि खेल महाकुंभ में भाग लेने वाले कई बच्चे आगे चलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हम लोग कोविड-19 के महामारी से जस्ट उभरे ही हैं और इस तरीके के आयोजन अगर होते हैं तो ये हमारे लिए शुभ संकेत है और मैं अपने इनके बच्चों के पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने कोविड-19 के ऐसे महामारी के समय भी बच्चों को इस प्रतियोगिता में भाग करने के लिए उत्साह वर्तन किया है। ये कोविड के बाद पहला एक सार्वजनिक आयोजन है बच्चों के स्तर से और आज से न्याय पंचायत स्तर की अंडर 14 वर्ग की जो है खेल प्रतियोगिताएं आरंभ की जा रही हैं। तो बच्चों को थोड़ा सा सुरक्षा के लिए भी विशेष तौर पे ध्यान दिया गया है। सारे बच्चों की पहले कहा गया है कि स्क्रीनिंग वगैरह कर ली जाए बच्चों की, और टीचर्स तो जो भी हैं सब ऑलरेडी वैक्सीन लगा चुके हैं, तो बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान है। मौसम थोड़ा अच्छा है तो इस वजह से बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इधर बाजपुर के राम भवन धर्मशाला में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने आपदा पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने सैकड़ों लोगों को आपदा सहायता राशि के चेक भी बांटे। इस दौरान उन्होंने आपदा के दौरान मृत लोगों के प्रति दुख व्यक्त किया।
प्रदेश में हुई भारी बारिश से भारी संख्या में लोगों को नुकसान हुआ है। इतना ही नहीं, दर्जनों की संख्या में लोग अपनों को छोड़कर जा चुके हैं। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से भारी बारिश से आई आपदा से हुए नुकसान को लेकर भी लोगों की सहायता के लिए सहायता राशि के चेक को बांटा जा रहा है। अरविंद पांडे ने कहा कि बारिश से प्रदेश के हर वर्ग के लोगों का भारी नुकसान हुआ है, जिसकी प्रदेश सरकार भरपाई नहीं कर सकती, लेकिन उन लोगों को मदद पहुंचाकर सरकार और उनके अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। आपदा की घड़ी में हम लोगों के यहाँ आपदा तो आई, लेकिन लोगों का आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि नहीं हुई। एक ये बड़ी भगवान की कृपा है। बावजूद प्रदेश में लगभग 75 से ज़्यादा लोग हमारे अपने हैं जो हमको छोड़ के चले गए, उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। इधर उत्तराखंड राज्य में जहां एक और वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के रोजाना नए मरीज सामने आते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आलम यह है कि अभी तक प्रदेश के 4 जिलों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हरिद्वार जिले के रुड़की में डेंगू पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। इसके चलते स्वास्थ्य महकमे की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां एक और स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रहा है, वहीं डेंगू की दस्तक ने स्वास्थ्य महकमे की चिंता और बढ़ा दी है। हालांकि उत्तराखंड में अभी तक 351 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से एक मरीज की मौत हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग डेंगू से बचाव को लेकर लगातार दिशा निर्देश जारी करता रहा है। साथ ही सभी जगहों पर फॉगिंग का काम भी जारी है। रिपोर्टेड हुए हैं और एक डेथ हुई है। हालांकि अपनी तरफ से काफ़ी कंट्रोल हमारा, काफ़ी जो समय निकला पिछला बहुत ही कंट्रोल वे में रहा। आखिर की जो वेव आई, बारिश आई, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई है, और वो भी हमारे एक सेलेक्टेड एरिया में आई है। हरिद्वार के नारसिंह ब्लॉक में है और एक बादरा ब्लॉक में। तो वहाँ पर जो हमारे टीम है, इवन मेरे द्वारा भी वहाँ पर जाके विज़िट किया गया था। तो हमारी टीम हर रोज़ जाती है, हर रोज़ 9 बजे से लेके 3-4 बजे तक वहाँ पर रह रही है, जहाँ और घर घर में हमारी आशाएं जाके जहाँ फीवर वाले पेशेंट। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का हर अंदाज निराला है। हरीश रावत हर जगह हर समय अपने आप को मौके के अनुसार ढाल ही लेते हैं, और इसी कड़ी में पूर्व सीएम हरीश रावत केदारनाथ पहुंचकर बाबा केदार के दर्शन करने जब वो पहुंचे, तो इस दौरान हरीश रावत की ये अनोखी तस्वीर सबने देखी। दरअसल इस दौरान हरीश रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के लिए आशीर्वाद मांगा और बाबा केदार के दर पर खूब झूमे। पूर्व सीएम हरीश रावत का केदारनाथ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसमें हरीश रावत हर हर महादेव कहते हुए बाबा केदार के दर पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में केदार बाबा के दर्शन करने जा रही एक लड़की के पहनावे को लेकर विवाद हो रहा है। वीडियो में लड़की के कपड़ों को लेकर कुछ लोग भड़क उठे हैं। लड़की को धार्मिक स्थल को खराब करने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो कब का है, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है। केदारनाथ धाम से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यहाँ पर कुछ लड़के अपने महिला मित्र के साथ घूमने आए थे, और इसी दौरान महिला ने कम कपड़े पहने हुए थे और मंदिर के पास उसके दोस्त उसकी तस्वीर ले रहे थे, जिससे तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश भड़क उठा और उन्होंने तीर्थयात्रियों को जमकर खरी खोटी सुना दी। इसके बाद तीर्थयात्रियों ने उनसे माफी मांगी और महिला ने अपने जैकेट पहन ली। तीर्थ पुरोहितों ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फैला दिया। इसके बाद से लोग तीर्थयात्रियों की आलोचना कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे बर्फ गिर रही है, लेकिन इनको ठंडा नहीं लग रहा है, इनको बहुत गर्म लग रहा है। इधर उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला के दिशा निर्देश में तहसीलदार अबरार अहमद और पटवारी दारमा वैली संयुक्त रूप से क्षेत्र में धारचूला के सोबला से पैदल ही चलकर निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान तहसीलदार ने आपदा पीड़ितों से बातचीत की और इसी कड़ी में उप जिलाधिकारी ने CPWD और स्थानीय दारमा वैली के नागरिकों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में CPWD के AXN ने कहा कि माइग्रेशन की वापसी तभी संभव है जब जानवर, बच्चे, गाय, बकरी सभी को पैदल मार्ग बनाकर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए गांव वासियों की मदद चाहिए। उप जिलाधिकारी ने सभी की सहमति पर जानकारी दी और हर संभव सड़क खोलने के आदेश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी ने कहा कि हर संभव सड़क खोलने में राजस्व टीमें भी मदद करेंगी।
यदि परसों जिलाधिकारी से भी बात हो गई है और अभी एसडीएम से बात हुई है। मैं खुद एसडीएम कार्यालय जा रहा हूँ और मैंने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई जानवर और आदमी हमारे जो आ सकते हैं उनको हम रास्ता बना के 2-4 दिन में लाएं, लेकिन तत्काल जो हमारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको तत्काल हेली सेवा से जो है नीचे लाने के लिए कहा है। अगर नहीं लाते तो मैंने 8 तारीख से खुद जो है डीएम कार्यालय में आमरण अनशन का जो है इनको चेतावनी दे दी है और अगर नहीं होगा मैं बैठूंगा। की रोड जो है वो 14 जून की बारिश से डैमेज हो गया था और बहुत बुरी तरीके से टूट गया था। उसके पश्चात हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके पैदल रास्ते बनवाए और उसके पश्चात जो है मोटर मार्ग को भी खोला और जो है 11-12 अक्टूबर को मोटर मार्ग खुला। उसके पश्चात जो है एक सप्ताह चला और फिर जो है 18, 19, 20 की बारिश में और फिर बुरी तरीके से डैमेज हो गया है और हम जो है लगातार उसको खोलने का प्रयास कर रहे हैं। इधर खटीमा के राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय खिलाड़ियों के परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में एक विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाध्यापक जगदीश कनौजिया ने की। शिविर में पैनल अधिवक्ता स्नेह प्रभा, पीएलवी नरेश चंद्र तिवारी और विमल कुमार की तरफ से सरकार की विभिन्न योजनाओं, महिला अत्याचार, बढ़ते हुए नशे की लत, बाल विवाह, विधवा विवाह और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देकर ग्रामीणों को जागरूक किया गया। वहीं पैनल की तरफ से विधिक सहायता और सेवा योजनाओं का निःशुल्क लाभ लेने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया गया। साथ ही सरकार की तरफ से जारी सहायतार्थ टोल फ्री नंबरों की भी जानकारी दी गई। वहीं पैनल की अधिवक्ता स्नेह प्रभा ने कहा कि विधिक शिविर के माध्यम से गरीब मजदूर लोगों को उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार के निवारण, समाज में बढ़ते हुए नशे के कारोबार, यातायात के नियमों का पालन और बाल विवाह बिंदुओं पर लोगों को जागरूक और सचेत किया जाता है। सेवा प्राधिकरण माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और तहसील स्तर पर लगाया जा रहा है और इसमें जो हमारे गरीब मजदूर लोग हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाती है कि उनको हमारे संविधान में कितने अधिकार दिए गए हैं। इसी के साथ जो हमारी महिलाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, अपने पति से, अपने परिवार में, ससुराल में पीड़ित हैं और उनसे दहेज की मांग की जाती है, इसमें भी उनको बताया जाता है कि वो किस तरीके से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की तरफ से मसूरी के वाल्मीकि मंदिर के सभागार में बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल और पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने बैठक को संबोधित किया। वहीं प्रभारी सुशील राठी ने राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल का जोरदार स्वागत किया। बैठक के दौरान आगामी 19 नवंबर को मसूरी में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और दलित अधिकार सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पूर्व राज्य मंत्री सुशील राठी और राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी सुमित चंदेल ने कहा कि 19 नवंबर को मसूरी में युवजन समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित होनी है। इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर की जा रही है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान जिंदवाल और पूर्व सीएम हरीश रावत शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है मसूरी में होने जा रहा है, उसी की तैयारी को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री सुमित चंदेल जी आए हुए हैं, हमारे युवजन समाज के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान जी हैं। और जिस तरीके से जब से भाजपा सरकार आई है और जिस तरीके से ऐसी समाज का और जो हमारे दबले कुचले लोग हैं उनका जिस तरह से शोषण हो रहा है, जो योजनाएं सरकार की थी वो सब बंद कर चुके हैं, तो उस सब चीज़ों को जो है हमारा जो है ये संगठन जो है मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में उठा रहा है। इधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने मसूरी लंढौर छावनी परिषद को 15 लाख की लागत से निर्मित आधुनिक शौचालय की सौगात दी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की तरफ से आधुनिक शौचालय का निर्माण किया गया। इस मौके पर छावनी परिषद क्षेत्र में 4 दुकान में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे, जहां पर छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी अभिषेक राठौड़ ने उनका गुलदस्ता शॉल देकर स्वागत किया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने छावनी परिषद में पहली बार
वेलवेट हॉस्पिटल के सहयोग से निशुल्क हृदय रोग जांच शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान NHVM के माध्यम से चश्मे भी बांटे गए। इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर चेतन शर्मा का भी गणेश जोशी की तरफ से सम्मान किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर चेतन शर्मा लगातार समाज के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। छावनी परिषद में हृदय जांच शिविर से क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलेगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि छावनी परिषद पर 4 दुकान और लाल टिब्बा ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं, जहां पर हजारों की तादाद पर रोज पर्यटक आते हैं। ऐसे में क्षेत्र में आधुनिक शौचालय की बहुत भारी कमी थी, जो अब पूरी कर ली गई है। कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, उम्दा क्वालिटी की एक 5 स्टार टॉयलेट MDDA ने बना के हमें हैंडओवर किया है। हम कोशिश करेंगे कि इसको बेहतर से बेहतर इसको हम मेंटेन कर पाएँ। इसमें कुछ जैसे टैंक्स वगैरह बताए जा रहे हैं कि थोड़े से छोटे, वो हम चेंज करेंगे। लाइट्स वगैरह सब कनेक्शन और पानी कनेक्शन सब हमने करवा दिया है और हम प्रयास करेंगे कि इसमें जिस तरीके का बना के मिला उसी तरीके से हम इसको मेंटेन करते रहें, ताकि टूरिस्ट को, लोकल लोग कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं जब भी यहाँ पर आता था, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जनप्रतिनिधि मुझसे मांग करते थे कि यहाँ पर एक हाईटेक टॉयलेट यहाँ पर होना चाहिए। आज MD के माध्यम से हमने उसको बनवाया, उसका लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। क्योंकि देखिए, जो टूरिस्ट यहाँ पर आता है उसको अगर ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो अगली बार वो कहता है कि मैं नहीं जाऊँगा। मसूरी ताइक्वांडो अकेडमी की तरफ से जहीन स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एकेडमी ऑफ दून और ताइक्वांडो एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के सहयोग से मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी कप 2021 ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इस चैंपियनशिप का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। इस मौके पर देश भर से करीब 300 खिलाड़ी चैंपियनशिप में प्रतिभाग ले रहे हैं। उपाध्यक्ष अजय हांडा ने कहा कि 2 साल से कोरोना के चलते प्रतियोगिता का आयोजन नहीं किया जा रहा था, जिससे खिलाड़ी काफी मायूस थे। अब ऐसे में मसूरी ताइक्वांडो एकेडमी और अन्य एकेडमी के सहयोग से मसूरी में ताइक्वांडो नेशनल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के विभिन्न प्रदेशों से 300 से ज्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि एकेडमी का मकसद है कि खिलाड़ियों को हुनर को निखारा जाए और उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके, जिससे कि वो अपने प्रदेश के साथ साथ देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सकें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में ओपन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित करने पर आयोजकों को बधाई दी। चल रहा है एंड कोविड के अंदर काफ़ी टाइम से बच्चे घर में थे, मतलब उन्हें प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था अपने आप को उभारने का। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है और बच्चे आए हैं, लड़ेंगे। हारना और जीतना अलग अलग है दोनों, मतलब हार गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जीत गया है तो बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत अच्छा है कि यहाँ पे चैंपियनशिप हो रही है, बच्चे आए हैं, खेल रहे हैं, वेरी गुड। 300 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, इसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यूपी, आसाम और हिमाचल प्रदेश के लगभग 300 खिलाड़ी यहाँ भाग कर रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके का प्रोत्साहन इनको दिया जा रहा है, किस तरीके से काम आगे? सर, ये जो खिलाड़ी है, ये जो अच्छा लग रहा है और पूरी टीम पूरा मेडल जीती है और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। के टाइम में गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस गर्ल्स को इंडिपेंडेंट होना सिखाता है और स्ट्रांग होना सिखाता है। और चलिए इसी के साथ उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।